नमस्कार और आप देख रहे हैं बजट पर हमारी बेहद खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल, मेरे साथ है मेरे सहयोगी विकास सिन्हा और ये खास पेशकश जहां पर बजट सस्ते शेयर बड़ा मुनाफा में हम आपको बताने वाले हैं वो तमाम शेयर जहां पर बजट से पहले खरीद करके विकास आप मुनाफा कमा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही शेयरों पर हमने ये पूरा शो तैयार किया है। अगले आधे घंटे का शो हमने तैयार किया है, तो अगले आधे घंटे के लिए आपको अपने स्क्रीन से चिपके रहना है, क्योंकि अगर आपने 1 मिनट की भी देरी की, अगर आपने 1 मिनट भी मिस कर दिया तो हो सकता है कि आप एक दो शानदार शेयर मिस कर जाएंगे, छूट जाएंगे वो आपसे वो शेयर। तो इस शो में हम सिर्फ बजट को ही डिस्कस नहीं करेंगे, साथ में हम बजट के हिसाब से 10 से ज्यादा शेयर आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, आपके पास लेकर आएंगे, जो आपकी बजट इन्वेस्टिंग को फायदेमंद बना देंगे। और इसको, इस पूरी तैयारी को, इस पूरे शो को हमारे साथ बनाने के लिए, इस शो को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान भी जुड़ेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे जेएम फाइनेंशियल की नीरव वोरा और थोड़ी देर में जुड़ेंगे जियोजित इन्वेस्टमेंट के गौरांग शाह। जो आपकी इन्वेस्टिंग है उसको ये लोग अपने रिसर्च से शानदार बनाएंगे, आसान बनाएंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं और स्वागत करते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं नीरव वोरा। नीरव, हाय, स्वागत है आपका हमारी इस पेशकश में। और चलिए आप ही से शुरुआत करना चाहते हैं। ये बताइएगा इस बजट में किन बड़े नंबर्स पर आपकी नजर रहने वाली है। सबसे पहले शुरुआत इसी से करते हैं, थोड़ा सा माहौल बांधते हैं बजट का। बताइए क्या क्या एक्सपेक्टेशन है, कौन कौन से नंबर्स जो है आप उनका इंतजार कर रहे हैं। नमस्कार सभी दर्शकों को। तो देखिए, बजट में एक कंजम्पशन रिलेटेड एंड केपेक्स रिलेटेड ये दोनों जो वर्टिकल्स हैं जो थोड़े बैकफुट पर रहे हैं पिछले 1-1.5 साल में, कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि गवर्नमेंट कुछ कोशिश करेंगी कि कहीं ना कहीं से कंजम्पशन रिवाइव हो। जो ऑलरेडी लास्ट ईयर हमने देखा कि इनकम टैक्स को कट किया है, जीएसटी रैशनलाइजेशन हमने देखा है, जहाँ पे काफ़ी सारे स्लैब्स को निकाल के एक यूनिफॉर्म जीएसटी रखा है अक्रॉस वेरियस प्रोडक्ट्स। तो कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि उसे और बूस्ट करने के लिए शायद कुछ मेजर्स इस पर्टिकुलर बजट में हमें देखने मिले। प्लस जो केपेक्स काफ़ी धीमे गति से हमने पिछले 1-1.5 साल में देखा है, बिकॉज 2024 में जनरल इलेक्शंस थे एंड लास्ट ईयर हमने देखा कि मॉनसून काफ़ी सीवियर था। उसके बाद ये जो यूएस इंडिया के जो ऑन गोइंग टैरिफ रिलेटेड कंसर्न्स हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि एक बैकफुट पर चला गया है ये पूरा माहौल। तो हमें लग रहा है कि एक प्रॉपर बैलेंस स्ट्राइक करना पड़ेगा गवर्नमेंट को इस पर्टिकुलर बजट में, कंजम्पशन रिवाइवल के लिए प्लस केपेक्स रिवाइवल के लिए। तो हमें लग रहा है कि ये दो पहलू, ये दो जो वर्टिकल्स है, ये दो जो सेगमेंट्स है, बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे। सो देखते हैं अब क्या बजट में कैसे आंकड़े हम इस पर्टिकुलर बजट में गवर्नमेंट कैसे बैलेंस करता है। दैट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। नीरव, एक सवाल आपसे मैं सेक्टर्स के हिसाब से समझना चाहूंगा कि अगर जैसे प्रधानमंत्री मोदी हमेशा कहते हैं कि उनका फोकस महिलाओं, गरीबों, युवाओं इन पर रहने वाला है, इस बार के हिसाब से क्या आप वही सेम चीजें उम्मीद कर रहे हैं कि क्या यही फोकस्ड एरियाज होंगे? और उसके हिसाब से अगर आप सेक्टोरल देखें तो कौन से सेक्टर्स के लिए ज्यादा पॉजिटिव रहेगा ये बजट? सी डेफिनेटली ये जो बीजेपी गवर्नमेंट है, नॉट ओनली इन लास्ट कपल ऑफ इयर्स बट पिछले 10-12 साल से हम देख रहे हैं कि ओवरऑल जो रूरल सेगमेंट है, ओवरऑल जो महिला वर्ग है, उसके लिए काफ़ी कामकाज किया है। ये हम लगातार देखते आए हैं हर बजट में। बट इस साल हमें लग रहा है कि 2-3 ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे फोकस ज़्यादा रहेगा, जो पिछले बजट में कहीं ना कहीं हमें लग रहा था कि नहीं देखने मिला था। तो सबसे पहला जो सेक्टर हमें लग रहा है कि एक चर्चा में रहेगा वो होगा डिफेंस। अगर आप देखिए तो आज भी काफ़ी सारे डिफेंस के स्टॉक्स 3 से 5-6% बढ़े हुए हैं। वही एक धारणा है, वही एक अपेक्षा है कि कहीं ना कहीं कुछ एलोकेशन डिफेंस में बढ़ करके आएगा इस पर्टिकुलर बजट में, जो हमें भी लग रहा है। तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव HAL, BEL, भारत डायनामिक्स, ये सारे स्टॉक्स जो जो हॉट फेवरेट्स मार्केट के रहे हैं, हमें लग रहा है कि उन पे ध्यान रखना चाहिए। आने वाले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशंस में एक अच्छी बढ़ोतरी हमें देखने मिल सकती है। सेकंड जो सेक्टर है वो हमें लग रहा है कि रेलवेज, जो पिछले साल कोई भी एडिशनल एलोकेशन नहीं हुआ था, इस साल कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि थोड़ा बहुत ध्यान वहाँ पे गवर्नमेंट दे सकती है। तो ओवरऑल जो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड थीम्स हैं, जैसे RVNL है, जो बहुत सारे
बोगीज बनाने वाली कंपनीज हैं, जैसे जुपिटर वैगन्स है, टिटागर वैगन्स है। तो ये सारे हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं 2 से 3 दिनों में एक अच्छा खासा अपसाइड हमें देखने मिल सकता है ऑन दी एंटिसिपेशन कि कुछ पॉजिटिव्स हमें बजट में देखने मिले। तो ये 2 सेक्टर्स पे जी हमारा काफी व्यू पॉजिटिव है। जी जी जी। चलिए, हमारे साथ गौरांग शाह भी जुड़ गए हैं इस बजट स्पेशल एपिसोड में। गौरांग, हाय आफ्टरनून, स्वागत है आपका। और नीरव से हम समझ रहे थे कि बजट को लेकर उनकी क्या उम्मीदें हैं, किन किन नंबर्स पर उनका फोकस रहेगा। झटपट आपकी भी क्या उम्मीदें हैं, किस तरह से केपेक्स टू कंजम्पशन की रफ्तार को आगे बढ़ाया जा सकता है, सेक्टर स्पेसिफिक राहतें, पीएलआई को लेकर किस तरह के ऐलानों की नंबर्स के लिहाज से आपको उम्मीद है? बहुत बहुत धन्यवाद कविता, इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए सभी को प्रणाम और शुभ दिन। हमारे तरफ से एक छोटा डिस्क्लोजर पहले ही दे देते हैं ताकि आगे जाकर के दिक्कत न हो। कि जो भी निवेश लायक रणनीति आपके समक्ष आज दोपहर इस कार्यक्रम में रखेंगे, ये बुनियादी तर्क के आधार पर फंडामेंटल रिसर्च टीम की राय है। इसमें हमारी कंपनी जियोजित अथवा मेरा किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इसी स्तर पर राय हम हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, संभव है कि उनका निवेश हो। तो देखिए कविता, सूची लंबी हो जाती है, उम्मीदों की भरमार हो जाती है जब भी 1 फरवरी की तारीख आती है हर वर्ष। और वास्तविकता ये कविता के हमें सरकार के ऊपर, वित्तीय मंत्रालय के ऊपर और माननीय श्रीमती निर्मला सीतारामन जी जो वित्त मंत्री है हमारी, उन पर और उनकी बुद्धिमत्ता पर छोड़ देना चाहिए कि क्या बदला और किस प्रकार से। देखिए, ये लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, एसटीटी वगैरह वगैरह हर बार हम ये बात सुनने मिलती है, लेकिन एक वास्तविकता ये भी है कि बहुत ही सीमित मात्रा में माननीय वित्त मंत्री जी के पास औजार है जिस पर वो कामकाज करती है। ठीक है, मैंने जितने भी बजट हमने इस सरकार से देखे और माननीय वित्त मंत्री जी की तरफ से देखे, जो पिछले बजट देखा था, मैं ये मान के चलता हूं कविता के वित्तीय अनुशासन, रोजगार खड़ी करने की पूरी पूरी कोशिश, विस्तार योजनाओं पर खर्च सरकार के तरफ से खास करके, जिससे रोजगार खड़ा होगा और बेरोजगारी हटेगी, और जो वित्तीय घाटा है उस पर निर्णायक तरीके से लगाम खींचकर उसको ऐसे स्तर पर लेके आना जहां पर से देश की अर्थव्यवस्था और विकास को और भी सहारा मिले। और जो भी नीतियां जो थोड़ी बहुत बाधाएं खड़ी कर रही है उनको दूर करके नई नीतियां लाए ताकि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के द्वारा जो डॉलर हमारे देश में आते हैं वो लंबी अवधि तक आते रहें और यहाँ पर लंबे समय तक बने रहें। और इस प्रकार से मुझे लग रहा है कि विकास देश का होगा। मन लुभावन बातें और शायद पॉपुलिस्ट बजट का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होगा, ये मान के चलता हूं। बिल्कुल। विकास होगा, ये कहना है गौरांग सर का। सर, विकास बात कर रहा हूं। गुड आफ्टरनून। एक सवाल आपसे मैं ट्रेडर्स के हिसाब से पूछना चाहता हूं कि जो ट्रेडर्स या जो इन्वेस्टर्स संडे के दिन बजट को देखेंगे और उस वक्त क्योंकि मार्केट भी खुला है तो उंगलियां निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ कहेंगी कि कुछ ट्रेड ले लेते हैं या कुछ इन्वेस्ट कर लेते हैं। उस दिन क्या आपकी सलाह होगी उनको कि क्या करना चाहिए? क्या उस दिन ट्रेड इन्हें लेना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए किसी शेयर में, या उस दिन रुकना चाहिए, मंडे के रिएक्शन के लिए वेट करना चाहिए? क्योंकि आपने कई सारे बजट देखे हैं और गाइड किया है अपने इन्वेस्टर्स को, तो इसलिए ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। परमात्मा से प्रार्थना है विकास जी कि आपका भी विकास हो, ये मन से प्रार्थना है हमारी। तो देखिए, पहले तो ये बात है कि, और ये वास्तविकता है, आंकड़े हमारे ही चैनल 89 स्वदेश पर आप अक्सर दिखाते हैं कि अगर आप कारोबारी हैं, ट्रेडिंग करते हैं, तो 10 में से 8 लोग या 9 लोग नुकसान उठाते हैं। तो ट्रेडिंग करके तो कोई धनवान या धन ऐसी संपत्ति खड़ी नहीं हुई है, मेरे ख्याल से नुकसान ज्यादा हुआ है। ये मेरा भी निजी अनुभव मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बार बार गलतियां करने पर भी वो सीखते नहीं है और उनको गलतियां करने का शौक हो गया है। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि ना हम वित्त मंत्री जी के दिमाग में जाकर के झांक सकते हैं, ना पढ़ सकते हैं, ना तो वो बजट कागजात में क्या लिखा हुआ है वो पढ़ सकते हैं। अनुमानित सौदा कुछ भी मत कीजिए। जैसे जैसे घोषणा होती है और जैसे जैसे आपके समझ बुद्धिमत्ता के हिसाब से आपको अगर कुछ जोखम मोड लेना है तो जाकर के फिर आप करिए, वरना मेरे ख्याल से शेयर बाजार, भारत के शेयर बाजार जो है, और ये मेरा निजी ना, फिर से बता रहा हूं, अगर आप लंबी अवधि के लिए निवेश करते हैं तो ना तो सिर्फ आपकी पूंजी में वृद्धि होती है, लेकिन आपका भविष्य भी सुरक्षित हो जाता है। तो देखिए, और निष्कर्ष निकालना भी एक बहुत बड़ी बात है।
अब 10 बजे से मेरे ख्याल से माननीय वित्त मंत्री जी बोलना शुरू करेगी, औसतन 1 या 2 बजे तक वो बोलती है और फिर संपन्न कर देती है अपना बजट का भाषण। अब उतने समय में क्या आप निष्कर्ष निकाल पाएंगे कि जो बदलाव हुआ, नीति हुआ, जल्दबाजी में अब अगर आप कुछ गलत सौदा कर बैठे तो उसका भी आपको जो हर्जाना है वो भुगतना पड़ेगा। तो थोड़ी सोच समझ और बुद्धिमत्ता के का प्रयोग करके आप जो भी करना है आप वो करें। बिल्कुल। तो बजट के दिन के लिए आपकी ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए, लंबे एक्सपीरियंस के साथ आपको ये सलाह दी जा रही है। चलिए एक काम करते हैं, अब बिना देर किए उन पिक्स की तरफ बढ़ते हैं जो पिक्स आपको चाहिए बजट के हिसाब से, जिन शेयरों को आपको खरीदना चाहिए बजट के हिसाब से, जिन शेयरों को फायदा मिल सकता है बजट में होने वाले ऐलानों से। तो नीरव के पास चलते हैं। नीरव, बजट के हिसाब से आपने रिसर्च की है और कुछ शेयर आपने चुने हैं। पहले 3 शेयर अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन से होंगे हमारे व्यूअर्स के लिए, जो आपने अपने रिसर्च से निकाल कर हमारे व्यूअर्स के लिए आपने लाया है? देखिए, फर्स्ट जो मेरा पिक है वो है लार्ज कैप में से सीमेंट्स सेक्टर से है, जो है अल्ट्राटेक सीमेंट। कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि इस बजट में कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन या फिर बढ़ोतरी होती है एलोकेशन में, तो कहीं ना कहीं सीमेंट सेक्टर को इनडायरेक्टली एक बेनिफिट होगा। पिछले 1-1.5 साल से हम देख रहे हैं कि सीमेंट के काफ़ी सारे स्टॉक्स थोड़े कंसोलिडेशन में रहे हैं, बिकॉज नंबर्स उतने ग्रेट नहीं थे, वॉल्यूम एक्सपेंशन नहीं हो रहा था। बट अब हमें लग रहा है Q3 के आंकड़े देख के, अल्ट्राटेक की स्पेशली मैं बात करूं, एबिटा मार्जिन 35% से बड़ा है, कॉस्ट रैशनलाइजेशन अच्छा हुआ है, एंड जो पर टर्न ईवी एबिटा जो है वो करीबन 1007 रुपीज़ का आया है, जो बढ़ करके आया है फ्रॉम 940। मैनेजमेंट की भी जो कमेंट्री हमने सुनी है वो बहुत ही बेहतरीन है, बिकॉज उन्हें लग रहा है कि Q4 में आंकड़े इससे भी अच्छे होंगे। तो कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि लास्ट ईयर जो सीवियर मानसून की वजह से थोड़े आंकड़े सबड्यूड रहे थे, अब हमें जाकर लग रहा है कि इस साल काफ़ी अच्छे आंकड़े आएंगे। तो 1 साल का लक्ष्य लगा के 14,500 का हमारा टारगेट है अल्ट्राटेक सीमेंट के लिए। तो ये मेरा बजट का सबसे पहला पिक है। सेकेंड पिक होगा फ्रॉम द डिफेंस स्पेस। जैसे मैंने पहले भी बताया कि डिफेंस के लिए कहीं ना कहीं एलोकेशन सरकार थोड़ा ज़्यादा कर सकती है इस बजट में। तो हमें लग रहा है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जो सबसे बड़ी कंपनी है डिफेंस में, आज उसके वैसे आंकड़े भी आएंगे। आंकड़े पिछले साल से हमें लग रहा है कि थोड़े बेटर होंगे। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के सेकेंड क्वार्टर के आंकड़े भी अच्छे थे, एंड हमें लग रहा है कि Q3 एंड Q4 में जो साइक्लिकली अच्छे आंकड़े होते हैं, बहुत ही बेहतरीन एक परिणाम हमें देखने मिल सकता है। Q4 में भी 75,000 प्लस करोड़ का ऑर्डर बुक है, एग्जीक्यूशन की तरफ डेफिनेटली ध्यान रहेगा। तो ये मेरा सेकेंड पिक रहेगा। एनी पॉजिटिव न्यूज़ एज फार एज डिफेंस इज कंसर्न, एक अच्छा अपसाइड हमें शॉर्ट टू मीडियम टर्म में भी इस पर्टिकुलर स्टॉक में हमें देखने मिल सकता है। वैसे हमारा 1 साल का टारगेट 470 का रहेगा। थर्ड जो पिक हमने लिया है वो है अफोर्डेबल हाउसिंग की ओर से, जो कि होम फर्स्ट फाइनेंस है। होम फर्स्ट फाइनेंस एक बेहतरीन कंपनी है जिनके Q3 के आंकड़े आ चुके हैं, थोड़े से सबड्यूट रहे हैं, बट ऑलरेडी स्टॉक प्राइस में ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब आगे जाके हमें लग रहा है कि Q3 इवेंचुअली Q4 के आंकड़े बेटर रहेंगे। Q3 के आंकड़े की बात करें तो पैट जो YOY बेसिस पे बढ़ा है वो 44% से बढ़ा है। Q4 में भी हमें लग रहा है कि ये जो डिमांड एनवायरनमेंट रहेगा वो सस्टेन रहेगा। ROA भी धीरे धीरे करके इम्प्रूव हो रहे हैं। तो हमें लग रहा है कि ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। आज कुछ 4.5-5% स्टॉक करेक्ट हुआ है। दैट इज अ वेरी गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपना करके 1360 का लक्ष्य लगा करके ये 1 साल का व्यू हमारा होम फर्स्ट फाइनेंस में रहेगा। तो 3 शानदार शेयर आपके पास रिसर्च के हिसाब से आ गए। पहला अल्ट्राटेक सीमेंट का टारगेट प्राइस 14,500 रुपए का। दूसरा आपके पास BEL टारगेट प्राइस 470 रुपए का। ये नीरव वोरा की पसंद है, 6 से 12 महीने की अवधि का आपको नजरिया रखना है। तीसरा शेयर आपके पास आ गया आपकी स्क्रीन पर, होम फर्स्ट फाइनेंस का 1360 रुपए का टारगेट यहाँ है और नजरिया यहाँ भी आपको 6 से 12 महीने का रखना है। तो ये 3 शेयर आ गए, लेकिन आपको और भी शेयर तो चाहिए होंगे। कुल 11 शेयर हम लेकर आएंगे, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। एक छोटा सा ब्रेक लेके आते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपके लिए और बेहतरीन 8 शेयर लेकर आने वाले हैं। आपको कहीं जाना नहीं है, बने रहना है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।
presented by Canara Bank. हमारी बेहद खास पेशकश सस्ते शेयर बड़ा मुनाफा बजट को लेकर हमारी ये खास पेशकश है और हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो एक एक करके जो है आपको अपनी राय दे रहे हैं और बजट को लेकर पिक्स दे रहे हैं। गौरांग के पास अब मैं जाना चाहती हूँ। गौरांग, ये बताइएगा अब आपके खेमे से क्या रिकमेंडेशंस निकल रही हैं बजट को ध्यान में रखते हुए? देखिए कविता जी, नाम बताने से पहले अनिवार्य है ये समझ ले कि ये जो भी विकल्प है ये लंबी अवधि के लिए बुनियादी तर्क के आधार पर, ये सिर्फ बजट तक या बजट के बाद कुछ हफ्ते या महीने के लिए नहीं है, ये लंबी अवधि के लिए। और लंबी अवधि का अर्थ होता है कम से कम 12 से 18 महीने या उससे ज्यादा। उसी तर्क के आधार पर कविता जी, जो विकल्प हमने ढूंढे हैं वो करीबन 3 या 4 क्षेत्र से अलग अलग, और प्रयास हमने ये किया है कि जो मूल्यांकन है वो आकर्षित रहे, कामकाज को लेकर के भविष्य में मूल्यांकन और बढ़ने की संभावना, जिससे शेयर के भाव में वृद्धि हो और निवेशकों का लाभ हो, ये विचारधारा रखी है। पहला विकल्प है निजी क्षेत्र की एक छोटी बैंक है जिसमें एक बहुत बेहतरीन परिवर्तन हुआ है, वो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। ये और जो भी लक्ष्यांक मैं बता रहा हूं ये अनुमानित लक्ष्यांक है, इसमें बदलाव होगा, निर्भर होगा नतीजे किस प्रकार के आते हैं। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर करीबन 105 के आसपास का अनुमानित लक्ष्यांक है। दूसरा विकल्प है ऑटो क्षेत्र से जुड़ी हुई केवल मात्र कमर्शियल व्हीकल बनाने वाली कंपनी, जिसके नतीजे और महीने दर महीने बिक्री के आंकड़े बहुत ही शानदार आए थे और अनुमान से बेहतर आए हैं, वो है अशोक लेलैंड। अनुमानित लक्ष्यांक अशोक लेलैंड पर करीबन 235 के आसपास का है। तीसरा विकल्प है वित्तीय क्षेत्र यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, इसने भी अपने जीवन का एक नया सर्वोच्च स्तर बनाया था, वो है एल&टी फाइनेंस। यहां पर बुनियादी दर के आधार पर खरीदारी की राय है, अनुमानित लक्ष्यांक करीबन 345 के आसपास है। और चौथी कंपनी है ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी, क्योंकि ऊर्जा पर हमने देखा है कि एक बड़ा सेमिनार भी गोवा में चल रहा है एनर्जी इंडिया को लेकर के। टाटा पावर को हमने पसंद किया है, अनुमानित लक्ष्यांक करीबन 445 के आसपास का। ये सभी विकल्प लंबी अवधि के लिए। बिल्कुल, तो ये 6 शेयर आपके पास आ गए गौरांग सर की तरफ से। आपको मैं एक एक करके सबके टारगेट बता देता हूं, आपकी स्क्रीन पर ला देता हूं, ताकि अगर आपने मिस कर दिया हो नोट करना तो आप दोबारा इसे नोट करें, आपको स्क्रीन पे पीछे जाने की जरूरत ना पड़े अगर आपने यूट्यूब पर देखा है ये शो। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक आपको टारगेट मिला है 105 रुपए का। एक चीज जरूर ध्यान रखें कि आपको ये जो लक्ष्य रखने हैं वो 12 से 18 महीने के हिसाब से, यानी लंबी अवधि के हिसाब से रखने हैं। ये कोई शॉर्ट टर्म का टारगेट नहीं है। 105 रुपए का टारगेट यहाँ पे। अशोक लेलैंड 235 रुपए का टारगेट दिया है गौरांग सर ने, और अशोक लेलैंड आपकी स्क्रीन पर आ गया 235, 12 महीने का टारगेट, 12 से 18 महीने का टारगेट। तीसरी पिक है एल&टी फाइनेंस की, वो 345 रुपए के टारगेट के साथ है। और चौथी पिक है टाटा पावर की 445 के टारगेट के साथ। उसके अलावा एम&एम फाइनेंस 465 के टारगेट के साथ, और बैंक ऑफ बड़ौदा 360 के टारगेट के साथ। ये 6 पिक्स जो हैं वो गौरांग सर की तरफ से आपकी स्क्रीन पर आ चुकी हैं। तो इन शेयरों पर आप ध्यान रखिए और आपको नजरिया जो है वो लंबी अवधि का रखना है, ये जरूर आप नोट डाउन करके रखें अपने पास। चलिए नीरव के पास वापस चलते हैं। नीरव, आपसे 3 शेयर हमने जान लिए थे, अगले 2 या 3 शेयर जो आपके हैं वो कौन से हैं जो आप सजेस्ट करेंगे हमारे व्यूअर्स को, और उसके पीछे की रिसर्च भी आपकी क्या है? जी बिल्कुल, तो 2 शेयर्स हमने और शॉर्टलिस्ट किए हैं। तो जो पहला है वो है ऑटो एंसिलरी स्पेस से, जो है सोना BLW। अब ये हमने इसीलिए चूज किया है बिकॉज इस पर्टिकुलर बजट में हमें लग रहा है कि काफ़ी सारे जो सेक्टर्स थोड़े जो सबड्यूड रहे, जहाँ पे टैरिफ रिलेटेड पिछले 1-1.5 साल से एक बैकफुट पर रहे हैं, जैसे टेक्सटाइल्स हो या ऑटो एंसिलरी हो, केमिकल्स हो। तो हमें कहीं ना कहीं लग रहा है कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ये जो सेक्टर्स हैं और जो कंपनीज हैं उनको कहीं ना कहीं शायद गवर्नमेंट कुछ फॉर्म में राहत दे सकती है इस पर्टिकुलर बजट में। प्लस जो कल हमने EU के साथ जो FTA साइन किया है उसमें भी ये सोना BLW विल बी अ बेनिफिशियरी। तो हमें लग रहा है कि 6 से 8 महीने का अगर लक्ष्य हो तो 550 का टारगेट हम लेकर के चल सकते हैं। Q3 के आंकड़े भी इस पर्टिकुलर कंपनी के काफ़ी अच्छे थे। अगर मैं एबिटा मार्जिन की बात करूं तो 25% से बढ़ करके आए हैं, बिकॉज देयर इज अ गुड रिच प्रोडक्ट मिक्स। EV बिजनेस भी अच्छा सीक्वेंशियल बेसिस पे 21% से ग्रो करके बढ़ा है। ओवरऑल हमें लग रहा है कि 2 से 3 कंपनीज हैं यूरोप में
जो बैंक्रप्सी फाइलिंग के कगार पर है, तो कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि वो सारी कंपनीज का जो बिजनेस होगा इवेंचुअली सोना बीएलडब्ल्यू को मिल सकता है आने वाले समय में। तो उस प्रतिशत से हमें लग रहा है कि मैनेजमेंट की कमेंट्री सुन के जो जिन्होंने बताया कि नेक्स्ट 1 से 2 साल के लिए जो एबिटा मार्जिन गाइडेंस दिया है वो 24 से 26% का दिया है। तो बेहतरीन एक इन्वेस्टमेंट बेट है ये सोना बीएलडब्ल्यू। 6 से 12 महीने का लक्ष्य 550 का रहेगा। तो ये मेरा चौथा पिक है। आखिर में जो मेरा लास्ट पिक है वो है रिन्यूएबल्स स्पेस से, दैट इज एनर्जी स्पेस से, जो है सुजलॉन एनर्जी। काफी समय से एक कंसोलिडेशन में रहा है ये स्टॉक। सेकेंड क्वार्टर की बात करें तो आंकड़े बेटर थे, बट ओवरऑल जो डिमांड एनवायरनमेंट था थोड़ा सबड्यूड रहा था। कहीं ना कहीं जैसे मैंने पहले भी बताया कि लास्ट ईयर मानसून काफी सीवियर रहा था, पावर डिमांड वाज सबड्यूड। बट ये साल हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं जाके ये जो डिमांड रिवाइवल देखने मिलेगा वो काफी इंटेंस होगा। तो ये सारे सोलर रिलेटेड स्टॉक्स जो है, विंड एनर्जी रिलेटेड स्टॉक्स जो है, रिन्यूएबल एनर्जी रिलेटेड स्टॉक्स जो हैं, वो कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि बॉटम आउट हो जाने चाहिए एंड यहाँ से पिकअप होना चाहिए। वैल्यूएशन वाइज भी काफी बेहतरीन लेवल्स पे ये ट्रेड कर रहा है। ऑलमोस्ट 65-70 के लेवल से ये गिर करके 45 लेवल्स पे आ चुका है। तो ये बहुत ही अच्छा लेवल है इन्वेस्टमेंट हॉराइजन के लिए। 12 महीने का अगर लक्ष्य हो तो 70 का टारगेट लेकर के आप इसमें निवेश कर सकते हो। सोना बीएलडब्ल्यू और सुजलॉन एनर्जी। नीरव, आपकी ये राय और इस शो में खास रिकमेंडेशन। गौरांग, आपसे लगातार इतनी बातचीत होती है, इतने लंबे समय से राब्ता है कि मेरे ख्याल से हमारे डायरेक्टर साहब ने भांप लिया कि आप क्या रिकमेंडेशन देने वाले हैं। हमने उसकी ग्राफिक पेज चला दी, लेकिन चलिए आप फंडामेंटल रीजंस बता दीजिए आपने क्यों रेकमेंड किए हैं आखिर के दो। देखिए, तो एमएनएम, देखिए ये पूरा ही मतलब बुनियादी तर्क के आधार पर जो भी विकल्प रखे अब तक, तो वित्तीय क्षेत्र में हम देख रहे हैं पिछले साल करीबन 1.25% की कटौती ब्याज दर में हुई थी, कविता। अब इस पहले 3 महीने में कैलेंडर के जनवरी फरवरी मार्च में तो उम्मीद नहीं है ब्याज दर में कटौती होगी तो मेरे ख्याल से नए वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से पश्चात होने की संभावना है। ऋण की मांग निरंतर बढ़ रही है। हमारी सबकी, हिंदुस्तानियों की आकांक्षा ये है, सरकार की आकांक्षा ये है कि भारत नेक्स्ट $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बने और भारत एक सबसे बड़ा उत्पादन क्षमता वाला देश बने, जहां पर हम पूरे विश्व भर से जो इंपोर्ट करते थे आने वाले भविष्य में हम एक्सपोर्ट करेंगे पूरे विश्व में। उस तरह के आधार पर ऋण की मांग बढ़ेगी। तो 2 विकल्प जो अगले हैं वो वित्तीय क्षेत्र से ही है। पहली कंपनी है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस। इनका ज्यादातर लोन बुक एक्सपोजर जो होता है वो ग्रामीण और मध्यम ग्रामीण भागों में होता है और वहां से ऋण की मांग बढ़ रही। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस उस तरह के आधार पर हमने चुना है। 465 तक के लक्ष्य है लंबी अवधि के लिए। और दूसरी कंपनी है जो कि एक बेहतरीन रुझान, पूरा जो सरकारी बैंकों का खेमा है, कविता, अब तक जितने नतीजे आए हैं बहुत ही शानदार, उम्मीद से बेहतर आए हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा का हमने चयन किया है यहाँ पर और हमारा अनुमान है कि जो अंतर था निजी क्षेत्र के बैंक में और सरकारी बैंकों में वो अब कम हो रहा है और बहुत जल्द एक सामान्य स्तर पर दोनों आ जाएंगे, जहां पर सरकारी बैंकों की जो रिकवरी है वो ज्यादा आपको होती हुई नजर आएगी। उस स्तर के आधार पर बैंक ऑफ बड़ौदा का चयन किया है। 360 तक के अनुमानित लक्ष्यांक है। आपकी आखिरी रिकमेंडेशन जो गौरांग ने आपको दी है, बैंक ऑफ बड़ौदा, जहां पर 360 का लक्ष्य जो है गौरांग की तरफ से रिकमेंड किया जा रहा है। और उसके बाद एमएनएम फाइनेंस भी टारगेट प्राइस 465 गौरांग की तरफ से ही रिकमेंड किए गए हैं, ऑलमोस्ट 1 साल की अवधि। लेकिन चलिए, मेरे ख्याल से शो का समय समाप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद, आप दोनों जुड़े और दर्शकों का मार्गदर्शन किया। और इसी के साथ मुझे और विकास को भी इजाज़त दे, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और खबरों का सिलसिला जारी है 18 स्वदेश पर। बने रहिए हमारे साथ।